अदब की रोशनी में खुद को संवारा जाए, ताकि वो मुझको मोहब्बत के काबिल समझे। आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी अहम मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसके तहत हम जानेंगे कि पंजाब में उर्दू अदब की क्या सूरत हाल है, और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो शख्सियत जो है वो तनकीद निगार भी है, शायर भी है, और अदब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर भी उनकी नज़र है। और वो इस वक्त पंजाब उर्दू अकेडमी के में से वाबस्ता हैं, वहाँ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद सादिक साहब से। मोहम्मद सादिक साहब, आप का हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया। जो मैं आपसे यही से बात चाहता हूँ शुरू कर ली जाए कि आप नौजवान जो हमारी एक पीढ़ी है पंजाब की, उसकी नुमाइंदगी करते हैं कि कहीं कोई बात होती है तनकीद निगारी की, आपका ज़िक्र आता है, तहकीक निगारी में भी आपका काम है, आप तहकीक भी कर रहे हैं, आप शायर भी हो। तो जो पंजाब का जो उर्दू का मंजरनामा है, हम इस पर आज बात करने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जानना आपसे ये चाहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपने किस माहौल में जो है दुनिया देखी, और आपकी तालीम कहाँ कहाँ हुई। जतेंद्र साहब, आपने बात की कि मेरी पैदाइश कहाँ हुई या किस माहौल में हुई। पैदाइश को लेकर अगर बात करें तो मालेरकोटला एक तारीख़ी शहर है पंजाब का, जी जी, जिससे मेरे ख़्याल में पंजाब तो क्या पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। तो इसी शहर में एक खुशगवार माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और घर का माहौल बड़ा अच्छा दीनी माहौल था और अदबी माहौल था, जी जी, जहाँ मेरी परवरिश हुई। और इसके बाद प्राइमरी जो है मेरी वो एक मदरसे से हुई, मदरसा ज़ीनतुल उलूम से। जी जी, उसके बाद इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं पास की, तो फिर सरकारी कॉलेज मालेरकोटला से ग्रेजुएशन किया। जी, उसके बाद बीएड के लिए मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी चला गया। अच्छा, तो ऐसे ही जो तालीम का सफ़र चलता रहा। फिर एमए उर्दू की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, जी, और उसके बाद एमए इंग्लिश की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, जी जी, और फिर एमए फ़ारसी भी की अरे वाह, जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की, जिसमें गोल्ड मेडल मिला मुझे। क्या बात। इसी तरह एमए उर्दू में भी गोल्ड मेडल मुझे हासिल हुआ आपकी दुआओं से। आप तहकीक का भी कुछ काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मैं तहकीक कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में। मेरी तहकीक का मौजू है पंजाब की उर्दू नज़म में इंसानी इक़दार। अच्छा, तो इसमें कुछ शोरा हज़रात जो पंजाब से वाबस्ता हैं उनको मैंने शामिल किया है। उनकी जो नज़मियात हैं, जो नज़में हैं, उनमें इंसानी इक़दार की कहाँ कहाँ पे बात की गई है और किस अंदाज से की गई है, इसी पे मेरी रिसर्च चल रही है। बहुत शुक्रिया सादिक साहब। ये आप जो हमारी पंजाब उर्दू अकेडमी है, इसके आप इंचार्ज हैं इस वक्त। जी जी। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि उर्दू के हवाले से बहुत सी बातें होती हैं कि उर्दू कहाँ पैदा हुई, कब शुरू हुई, भारत की ज़ुबान है, विदेश की ज़ुबान है, किसकी ज़ुबान है, मुख्तलिफ़ लोगों ने नज़रिए कायम किए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या नज़रिया है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई? इसके हवाले से कुछ आप बात करना चाहें तो। जी बिल्कुल। देखिए, आज तक की जो तहकीक हुई है उर्दू ज़ुबान को लेकर, तो उसमें मजमूई तौर पर जो 4 नज़रियात हमारे सामने आते हैं। जी, एक नज़रिया है कि दक्कन में उर्दू पैदा हुई, दूसरा नज़रिया है कि दिल्ली में पैदा हुई, और एक नज़रिया ये भी है कि सिंध में पैदा हुई। लेकिन जो महमूद शिरानी हैं, बड़े नामवर मुहक्किक हैं, उनका जो नज़रिया है वो मानते हैं कि उर्दू ज़ुबान है जो पंजाब में पैदा हुई। अच्छा, क्योंकि
जो हमलावर थे बाहर से अपनी लूट की घर से पंजाब में आते और यहाँ से लूट मार करके जब वो वापस जाने लगते तो अपना कोई ना कोई नाइब यहाँ छोड़ जाते। और जो वो नाइब था वो एक लाओ लश्कर के साथ जब यहाँ पे अपना गुजर बसर करता तो यहाँ के मुकामी लोग थे जो उनके साथ एक रवाबत जो पाने के लिए बातचीत करने के लिए और उनके साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए, क्योंकि वो तो बाहर के लोग थे और यहाँ के जो मुकामी लोग थे उनसे एक बाहमी रिश्ता बातचीत का पैदा करने के लिए जो अल्फाज जो ज़ुबान निकल कर सामने आई उसी को उन्होंने उर्दू ज़ुबान का नाम दिया है। तो आपने जो जो 4 नज़रिए हमारे अदब में जो माने जाते हैं, आप किसके साथ जो है मुत्फिक हैं? देखिए, मैं सरज़मीन पंजाब का रहने वाला हूँ तो मेरा नज़रिया तो यही रहेगा कि उर्दू ज़ुबान है जो वो पंजाब में पैदा हुई और यहीं पे पली बढ़ी और आज भी माशाल्लाह उर्दू का एक रोशन मुस्तकबिल है पंजाब में। हाँ, वो महमूद शरानी की वो किताब है ना, पंजाब में उर्दू। जी, पंजाब में उर्दू। उसमें वो लिखते हैं कि जो उर्दू है वो पंजाब में पैदा हुई, ये तो लिखते ही हैं। और एक बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने लिखा हुआ है कि पंजाबी उर्दू की माँ है। जी, तो इसका माने यह है कि पंजाबी ज़ुबान जो है उससे पहले चली आ रही थी हमारे यहाँ पे। जी बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, उर्दू ज़ुबान जो है इसमें कई लैंग्वेजेस के अल्फाज शामिल हैं, जिसमें पंजाबी भी है, उर्दू तो है ही, हिंदी भी है, फ़ारसी भी है, ठीक है, तो तुर्की है, अरबी है, मतलब एक कंबाइन जो अल्फाज हैं इसमें शामिल हैं जिससे उर्दू ज़ुबान जो हमारे सामने आती है। तो उर्दू की एक बड़ी खूबी और ख़ासियत ये भी है कि ये बड़ी जल्दी से दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को अपने अंदर समा लेती है, मतलब कोई अजीब सी नहीं लगती बात। तो उर्दू ज़ुबान की बड़ी खूबी है, इसमें हर एक ज़ुबान का लफ्ज़ है जो आपको मिलेगा उर्दू। सादिक साहब, ये जो हमारी जो तंजीमें हैं यहाँ पे हमारे पंजाब में, जी, जैसे अकेडमीज़ हैं, जहाँ भाषा विभाग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो और सरकारी सतह पर उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या काम हो रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर हम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की बात करें, वहाँ पे शोबा उर्दू है जहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीए जो मज़मून है आपका, वो बीए में आप एक मज़मून पढ़ सकते हैं और ग्रेजुएशन कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप एमए उर्दू कर सकते हैं। जी जी। एमए उर्दू वहीं पे आपकी होगी और उसके बाद फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप बीए में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, मतलब आपने बीए कर लिया ऑलरेडी, तो आप उनके पास एक 3 कोर्सेज़ हैं। अच्छा। एक इनिशियल स्टेज का है, एक सेकंड स्टेज का है, एक थर्ड स्टेज का है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। ये तीनों कोर्सेज़ हैं, अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं तो आप की जो मज़मून है उर्दू, अच्छा, वो इक्वल टू बीए हो जाएगा। जी। मतलब आपने उर्दू में अगर उर्दू मज़मून नहीं पढ़ा है बीए में, तो ये तीनों सर्टिफिकेट कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद, क्रैश कोर्स शायद इसको कहते हैं। यस, आप मतलब बीए में उर्दू मज़मून पढ़ने के बराबर हो जाएंगे। जी जी। इसी तरह अगर हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बात करें तो वहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो प्राइवेट होती है। अच्छा। लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी में रेगुलर भी है। और वहाँ चंडीगढ़ पे में भी है हमारे, चंडीगढ़ में भी है। जीएनडीयू में आप पीएचडी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये तीनों सर्टिफिकेट कोर्स हैं। अगर आप ये तीनों 1-1 साल का कोर्स है, तीनों साल मतलब अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप बीए में उर्दू पढ़ने के बराबर हो जाएंगे। तो उर्दू अकादमी इस सिलसिले में क्या कर रही है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए? जी, मैं आपका ये सवाल का जवाब भी देता हूँ। इससे पहले पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। अच्छा, है ना। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे एक अच्छी तादाद उर्दू पढ़ने वालों की है, तो वहाँ पंजाब गवर्नमेंट है जो उसका इंतज़ाम करती है। अच्छा। वहाँ पे उर्दू टीचर मुहैया करती है। अरे, और प्राइमरी से लेकर +2 तक उर्दू पढ़ी जा सकती है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अगर पंजाब का कोई बच्चा प्राइमरी से लेकर +2 तक स्कूल में उर्दू मजमून जो पढ़ना चाहता है, अच्छा, वो सरकार उसके लिए टीचर मुहैया करती है। ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बात कर रहे हो? यस बिल्कुल। अच्छा। पंजाब स्कूल एजुकेशन, जैसे आप मालेरकोला में आएंगे या मालेरकोला के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जैसे बरनाला है, संगरूर है और पटियाला है, लुधियाना है, इन अजला में जो स्कूल हैं सरकारी, इनमें बाकायदा उर्दू पढ़ाई जाती है। अच्छा। और वहाँ पे उर्दू टीचर्स हैं। प्राइमरी से लेकर मिडिल से लेकर सेकेंडरी तक, +2 तक आप उर्दू मजमून जो है पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मुलाजमत में आ गए, फिर आपको शौक़ जागा कि क्यों ना उर्दू पढ़ी जाए, फिर आपके लिए
भाषा विभाग पंजाब है, जो पटियाला में हेड ऑफिस है जिसका, उनके जो सेंटर्स हैं वो हर एक ज़िले में कायम है। आप उनके डीसी ऑफिस में या फिर उसके अलग से एक ज़िला भाषा दफ्तर उसको बोलते हैं, जी जी। उसमें आप जाइए और आप उर्दू की जो एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। 6 माह का उनका कोर्स है, तो वो भी आप उर्दू सिखाएंगे। उसके अलावा पंजाब उर्दू एकेडमी जिससे मैं वाबस्ता हूँ, वो भी एक 6 माह का कोर्स करवाते हैं, जो सितंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी एंड तक चलता है वो। इसमें भी आपको जो उर्दू ज़ुबान है उसकी इब्तदाई जो मरहल है वो तय करवाए जाते हैं, ताकि आप उर्दू सीखने पढ़ने लिखने वाले बन जाएं। जी। तो उर्दू एकेडमी की बात आपने की, उर्दू एकेडमी के बहुत सारी स्कीमें हैं। अच्छा। हम बहुत सारे अदबी प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, जिसमें उर्दू के सेमिनार्स हो गए, मुशायरे हो गए, सिंपोजियम हो गए, बाकी बहुत कुछ। अगर उर्दू एकेडमी की स्कीमों की बात करें तो उर्दू एकेडमी एक ताहयात हुसूलियाबी एजाज़ है जो पूरे मुल्क सतह पर दिया जाता है। अच्छा। जिसमें नेशनल लेवल पे किसी एक अदीब को या शायर को उसकी अदबी खिदमात के बदले में, ज़िंदगी भर की पूरी खिदमत, जो उसकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया है, अदबी खिदमात हैं, उसके इवज़ में, उसके बदले में उसकी खिदमात को कबूल करते हुए उन्हें ताहयात हुसूलियाबी एजाज़ नेशनल दिया जाता है। और इसके अलावा पंजाब का भी एक अवार्ड है सेम, उसमें सिर्फ पंजाब के लोग होंगे। अच्छा। पंजाब का जो कोई भी अदीब हो या शायर हो जिसने अदबी खिदमात अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू अदब के लिए दी हैं, तो उसकी हुसूलियाबी के लिए, उसके एजाज़ के लिए ये एजाज़ उसे दिया जाता है। इसके अलावा उर्दू एकेडमी जो है, मान लीजिए किसी के पास उर्दू का लिखा हुआ अपना मैन्युस्क्रिप्ट है, मुसव्वदा पड़ा है, लेकिन उसको शाये करने के लिए उसके मतलब हालात नहीं है या कोई मौका नहीं मिला, तो वो जस्ट मुसव्वदा वो जमा करेगा उर्दू एकेडमी में, तो उर्दू एकेडमी उसके लिए माली इमदाद मंजूर करेगी और उसको अपने बिहाफ पे शाये करेगी। हमने अब तक तकरीबन 65 से ज़्यादा, अच्छा, 65 किताबों से ज़्यादा जो हैं वो इसी तरह की किताबें शाये कर चुकी है उर्दू एकेडमी। इसके अलावा कोई पुरानी तहरीर हमारे हाथ लग जाती है जो अभी तक शाये नहीं हो सकी, अच्छा, तो आप वो हमें भेज सकते हैं, वो भी हम किसी भी नाम से उसकी पूरी तहकीक के बाद उसको शाये करेंगे। उसके अलावा जो उर्दू एकेडमी है, इसके 8 सेंटर पूरे पंजाब में उर्दू सिखाने के लिए चलते हैं। अच्छा, जिसमें बठिंडा है, लुधियाना है, सुनाम है, पटियाला है, अमृतसर है और रूपनगर है, जी जी, मालेरकोटला भी है। जी जी। तो इन सेंटर्स में जाकर आप उर्दू की तालीम हासिल कर सकते हैं। ऐसे उर्दू एकेडमी की बहुत सारी और स्कीमें हैं, तो आप उर्दू एकेडमी विज़िट कीजिए। तो अगर आप उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं, उर्दू सीखना पढ़ना चाहते हैं, तो आप तशरीफ़ लाइए उर्दू एकेडमी। सादी साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की, ये सब बताया ज़बान के हवाले से कि उर्दू ज़बान जो है वो सीखने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या उसके जो ज़रिए बन सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ज़बान सीखने के अलावा जो एक दूसरा है कि उर्दू अदब की या उर्दू शायरी के नसर के हवाले से वो क्या किस तरह से का माहौल है पंजाब में? यहाँ पर जो उर्दू शायरी ले लीजिए या उर्दू अदब ले लीजिए, इस पर कुछ अपनी कोई अब नज़रिया पेश कीजिए कि आलमी सतह पे हम लोग कहाँ खड़े होते हैं। देखिए, जो आज तर्ज ज़िंदगी है इंसान की, वो मुश्किलों से, उलझनों से और तकलीफ़ों से, गमों से भरी पड़ी है जी। तो किसी भी ज़ुबान का अदब जो है वो हमें इन तकलीफ़ों से, इन गमों से निजात दिलाता है। हम जब कभी कोई लिटरेचर, कोई अदब पढ़ते या सुनते हैं, तो हम वो सारे अपने गम, अपनी मुश्किलें, अपने जो ज़िंदगी की उलझने हैं, उनसे निकल कर अपने आप को एक अच्छा महसूस करते हैं जी। तो अदब जो है वो बेहद ज़रूरी है। अब रही पंजाब की बात, पंजाब में जो अदब रहा है शुरू से ही, आप पंजाब की तारीख उठाएंगे तो यहाँ आपको इकबाल मिलेंगे, यहाँ आपको साहिर मिलेंगे, यहाँ आपको फैज़ मिलेंगे, यहाँ आपको मंटो मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेगा आपको। आप शायरी की बात करेंगे तो बड़े बड़े नाम शोरा के आपको यहाँ मिलेंगे। आप प्रोज़ की बात करेंगे तो एक मयारी, जो एक नामवर आपको नाम पंजाब से उभर कर सामने आएंगे। देखिए, जो नौजवानों में जो मौजूदा दौर के शायर हैं उनमें आपका भी एक नाम है। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक गज़ल हमारे नाजरीन के लिए पेश करें कि हम आपसे एक गज़ल सुने, फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कि जी, बहुत आपने
इरशाद कर दीजिए। जी बिल्कुल इरशाद करता हूँ। आपके हुक्म की तामील के जी। मतलब अर्ज़ किया कि बावफा हम्म। बावफा हद से ज़्यादा कुछ वो दिलबर भी न था। हाँ, वाह वाह, बावफा वो हद से ज़्यादा है। बावफा हद से ज़्यादा कुछ वो दिलबर भी न था, हाँ और कुछ पाना उसे अपना मुकद्दर भी न था। हाँ, क्या क्या बावफा मतलब। हद से वाह वाह। ज़्यादा कुछ अच्छा। वो दिलबर भी न था, और कुछ पाना उसे अपना मुकद्दर भी न था। क्या गिला करता जुदा होने का मैं उससे भला। अच्छा अच्छा। क्या गिला करता भला मैं, क्या गिला करता जुदा होने का मैं उससे भला। क्या बात। हौसला तो हम रही का हाँ। मेरे अंदर भी न था। आहा, आहा, क्या हौसला बात तो है। मेरे हौसला तो हम रही का मेरे अंदर भी न था। खिदमते मादरे सरे महशर करेगी सुर्खरू। अच्छा है, अच्छा है, क्या मिसरा जतिंदर भाई लगाया है। देखिए, माँ की जो दुआएं हैं, वाह वाह, माँ की जो खिदमत है, उस हवाले से ये शेर कहने की बहुत कोशिश की खूबसूरत है मिसरा कि लगाया है। खिदमते मादरे सरे महशर करेगी सुर्खरू। इससे बढ़कर अज्र दिल का, इससे बढ़कर अज्र दिल का तसव्वुर भी न था। आगे सुनिए कि बेरुखी से तेरी जब उजड़ा तो मेरे वास्ते। अच्छा अच्छा। बेरुखी से तेरी जब उजड़ा तो मेरे वास्ते, सारे आलम में कोई वीरान सा घर भी न था। क्या बात है। मक्ता पेशे खिदमत है कि अर्ज़ किया है, हार थी तस्लीम कर ली, हार थी तस्लीम कर ली बस मोहब्बत के लिए। वाह, हार थी तस्लीम कर ली बस मोहब्बत के लिए। हार क्या थी बात। तस्लीम कर ली बस मोहब्बत के लिए। वाह। वक्त का सादिक वगरना वो सिकंदर भी न था। हाँ, क्या वक्त का बात है। वगरना सादिक वो वो सिकंदर भी सिकंदर न भी ना। था। क्या खूबसूरत गजल पढ़ी है। जी, और जी, शुक्रिया। एक एक शेर पर आशीष करने का जी कर रहा था। जी शुक्रिया। इतने अच्छे आपने शेर पढ़े हैं। मुझे भी अपना एक शेर पढ़ने का जी जी कर जी रहा है बिल्कुल आप। कि मैं एक लंबा अरसा तक दिल्ली में रहा और इस हवाले से मैंने एक शेर कहा था, बहुत उसको मोहब्बतें मिली। मेरा जी चाह रहा है कि वो आपके नज़र करके वो शेर जी पढ़ूं जी मैं कि बहुत जी इरशाद दिल्ली सुखनवरों का है मरकज़ मगर मियाँ, दिल्ली सुखनवरों का है मरकज़ मगर मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं। जी जी बहुत और उन्हीं बहुत चिरागों वाह में वाह से क्या आपका बात एक है। बड़ा नाम है। जी जी शुक्रिया। तो बहुत जी खुश होता है आपसे मिलके, आपको सुन के। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ जी। कि ये जो सोशल मीडिया है, बहुत से लोग इस पर अपना वक्त जो है वो खर्च कर रहे हैं। मैं ज़ाया लफ्ज़ का इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, खर्च कर रहे हैं। तो उर्दू के फ़रोग में क्या सोशल मीडिया भी अपना कुछ किरदार निभा रहा है? जी देखिए, कोई भी चीज़ हमारे सामने जब वजूद में आती है तो जहाँ उसके फ़वाइद होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मुनहसिर है कि हम उसके नुकसानात को अख़ज़ करते हैं, लेते हैं, या उसके फ़वाइद को लेते हैं। ये ज़्यादा इंसान के अपने ऊपर ही मुनहसर होता है। अब रही सोशल मीडिया की बात, तो यंग जनरेशन है जो, वो मेरे ख़्याल में इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकती हैं अगर वो अपनी सोच को मुस्बत करें। अच्छा। पॉजिटिव सोच के साथ हमें सोशल मीडिया को अगर इस्तेमाल करें तो हमें इस पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, हमारी ज़ुबान के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, मतलब ऑल ओवर हमारी पर्सनैलिटी के लिए अच्छी सी चीज़ें हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप बुराई की तरफ जाना ही चाहते हैं, अगर आप मतलब अच्छाई की तरफ आना खुद ही नहीं चाहते, तो फिर तो आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदे भी हैं, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। सोशल मीडिया के ज़रिए हम आज की दुनिया में हर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास काम ज़्यादा वक्त होता नहीं, वो अपने वक्त में से वक्त निकाल कर जब उसे टाइम मिला तो उसने मोबाइल उठाया, जो भी उसको चीज़ ज़रूरत है वो निकाल लेगा उससे। तो अगर हम उर्दू सिखाने या सीखने की बात करें तो सोशल मीडिया एक बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि किसी के पास रात को 10 बजे 10 मिनट हैं तो वो मोबाइल उठाएगा, वो 10 मिनट अपने सोशल मीडिया पे लगाएगा और उर्दू सीखेगा या सिखाएगा। किसी के पास दिन में 10 मिनट है, किसी के पास शाम के वक्त 10 मिनट है। तो जैसे कोई क्लास है तो क्लास का तो एक फिक्स टाइम होता है ना, लेकिन सोशल मीडिया का ये एक बड़ा फ़ायदा है कि हम इसको किसी भी वक्त और किसी भी मौजू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उर्दू सीखने और सिखाने के लिए आज के दौर में मेरे ख्याल में सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन और अच्छा ज़रिया है। और इसके अलावा जो राइटर हैं, शायर हैं, उनके लिए क्या इसमें क्या मुफीद हो सकता है ये? देखिए, राइटर्स हैं, शायर हैं, अब बड़ी बड़ी महफ़िलें, बड़े बड़े मुशायरे, बड़े बड़े सेमिनार्स हमने फ्लॉप होते हुए देखे हैं। क्योंकि शायर तो या अदीब तो वहाँ पहुँच जाते हैं मगर ऑडियंस नहीं पहुँचती, क्योंकि ज़माना इतना मसरूफ़ हो गया है, लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि शायर तो वहाँ सुनाने के लिए बैठे हैं, अदीब तो बैठे हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं। तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है। मैंने पहले ही बात की, जब किसी के पास जब भी ज़रा सा वक्त मिला तो वो इसको उठाकर सुन लेता है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े शोरा के अच्छे अच्छे अशार जो हैं वो आप किसी मुशायरे में नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इस पे सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसका दौर है। अब एक शायर बॉम्बे में बैठा है, कब हम उसको मालेरकोटला में या जलंधर में बुलाएं, कब उसको सुने, लेकिन सोशल मीडिया हमें उसी वक्त उसका नाम आप डालें, उसी वक्त आपके पास वो शायर या अदीब हाजिर है। तो सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है किसी भी ज़ुबान को या किसी भी काम को फ़रोग देने के लिए। एक दूरियां कम की हैं इसने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वही बात मैंने आपकी, बॉम्बे में बैठा शायर आप जलंधर में 1 सेकंड में सुन रहे हैं, तो दूरियां और फासलों को इसने ख़त्म कर दिया। जब चाहे सुन रहे हैं, जब चाहे सुन रहे हैं, जब आपके पास वक्त हो आप उसको सुन सकते हैं। हाँ, मैं एक बात आपसे और भी जानना चाहता हूँ कि जैसे उर्दू ज़ुबान के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक बोलने वाली ज़ुबान है, कि आप बोल रहे हैं इससे पता चलेगा कि उर्दू है। लिखने में जो हम लोग स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, रस्मुल ख़त, वो अरबी फ़ारसी का अभी तक करते आए हैं। अब क्या हो रहा है कि एक दूसरा नज़रिया एक सामने आया है कि बहुत से लोग इसमें भी जो देवनागरी रस्मुल ख़त है उसमें भी उर्दू लिख रहे हैं। बहुत से लोग जो रोमन रस्मुल ख़त है अंग्रेज़ी का, उस पर भी वो कह रहे हैं कि इसमें भी उर्दू लिखी जा सकती है। तो उर्दू के लिए इस वक्त 3 जो रस्मुल ख़त है वो राइज़ लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग नज़रिया है उनका वो इसको चाह रहे हैं। एक अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त जो इसका कदीम चला आ रहा है, और एक जो है देवनागरी रस्मुल ख़त, और एक रोमन वाला। तो आप इसको, आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान तभी एक ज़ुबान कहलाएगी ना जब उसकी हम जो रस्मुल ख़त है उसको भी अपनाएंगे। अगर हम उर्दू को तो उर्दू अपना रहे हैं लेकिन उसका रस्मुल ख़त जो है, फ़ारसी रस्मुल ख़त है, उसको अपना नहीं रहे, तो इसका मतलब आप उर्दू सीख नहीं रहे हैं। आप प्रॉपर उर्दू ज़ुबान के जो माहिर नहीं हैं, बल्कि आप इनकम्प्लीट आपके पास ज़ुबान है। ज़ुबान तभी आप सीख सकते या आप ज़ुबान के माहिर कहलाएंगे अगर आप उसको लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं। क्या बात। तो उर्दू ज़ुबान है, इसके लिए जैसे कदीम ज़माने से फ़ारसी रस्मुल ख़त राइज है, तो वही हमें सीखना चाहिए अगर हम उर्दू के माहिर बनना चाहते हैं। उसी से आपको उर्दू का तलफ़ुज़, उर्दू का इमला, क्योंकि आप देखेंगे ना कि हम स्कूलों में जब पढ़ते थे हमारा एक इमला बाकायदा चेक किया जाता था जी। हमें जो हमारे टीचर थे वो ज़ुबानी डिक्टेशन करवाते थे, हम कापी पे लिखते रहते थे, बाद में फिर वो हमारा इमला चेक करते थे। अच्छा। अगर हम वो रस्मुल ख़त ही साइड पे निकाल देंगे, फ़ारसी जो है जिसमें उर्दू ज़ुबान लिखी जाती है, तो फिर इमला तो ख़त्म ही हो गया। फिर तो आप इमले को निकाल दीजिए बीच में से। इसलिए किसी भी ज़ुबान को मुकम्मल अगर आप उसका माहिर बनना चाहते हैं, आप ज़ुबानदां होना चाहते हैं, तो आप ज़ुबान पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों चीज़ें आपने शामिल होनी चाहिए, तभी आप एक ज़ुबान के माहिर इंसान माने जाएंगे। तो उर्दू ज़ुबान के लिए आप उर्दू रस्मुल ख़त भी सीखिए, इसको बोलना भी सीखिए और इसका तलफ़ुज़ बाकायदा सीखिए, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं उर्दू तो बोलते हैं मगर उनका तलफ़ुज़ जो है वो सही नहीं होता। आप इमले पे भी ध्यान दीजिए और इसके तलफ़ुज़ पे भी ध्यान दीजिए, तभी आप उर्दू के एक अच्छे उर्दू माहिर हो सकते हैं। और उसी के बाद ही रास्ते निकलेंगे शायर और अदीब बनने जी के। जी बिल्कुल, वो तो बात की बात है, जी, पहले आपको ज़ुबान की समझ तो आ जी जाए। जी जी सादिक साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए, आपका बहुत शुक्रिया, और इतनी मालूमाती गुफ्तगू आपने की उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं हम लोग। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिंदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।